सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और करवा चौथ के हमारे सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और आपको भी शुभकामनाएं बुआ जी। तुम्हें भी बधाई हो भाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। 30 त्योहार आते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं, जीवन को थोड़ा रंगीन बना देते हैं। और उसका असर दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर ना। आपके चेहरे पर। देखो सभी के चेहरे पर आ जाता है, कोई व्रत है, इस बात की खुशी है, उस बात की दमक है, और वहीं बाकी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। शाम को चांद का इंतजार करेंगे, छत पर रौनक होगी, फिर सबकी छतों पर निकल आया नहीं निकला, उसका मजा है, उसके इंतजार में लोग खुश हैं। जी जी जी। और आज बता देगी किन किन विषयों पर बातचीत करने वाले। हाँ ना, अभी यहीं से बात शुरू होगी कि त्योहारों का बदलता स्वरूप। और साथ ही नियमित शारीरिक जांच के बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, और क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या क्या उसके संबंध में जो भ्रम है वो क्या क्या है, और कौन सी ऐसी जांच है जिसको करवा लेना चाहिए, हमें लगता है बिल्कुल बेकार है। तो आप भी बताइए कि आपको कौन सी ऐसी जांच लगता है कि बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। लेकिन व्यंजन तो कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसको लोग कहेंगे कि ये बेकार है, ये नहीं बनाना चाहिए। सभी व्यंजन इतने बहुत अच्छे होते हैं जी। और कुछ आज खाया है, परसों खाया तो भी अच्छा ही लगता है, अच्छा ही लगता है। और आज का बड़ा खास जो व्यंजन है, यानी कि करवा चौथ पर खास व्यंजन क्या बनता है वो जरूर आप हमें बताइए, है ना। और अगर हो सके तो विधि भी बताइए, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर थोड़ा सा अलग अलग बदलाव के साथ बनता है ना। कुछ उसमें अलग अलग चीजें इस्तेमाल होती है, तो वो अलग बन जाता है, उसका रूप अलग बन जाता है। वैसे आज करवा चौथ है तो आपने तो दे दी शुभकामनाएं। जी हाँ, दे दी। तुम्हें भी देना है, दे दो। हाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। सखियों को, सखाओं को भी शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल भाई, क्योंकि वो भी इंतजार करते हैं, उनकी भी कुछ न कुछ जो है ना ड्यूटी लग जाती है कि भाई दौड़ कर जाकर देख कर आइए चांद निकला कि नहीं, थोड़ा पूजा की थाली सजा दीजिए, है ना, ऐपण रख दीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। पूजा में जैसे अब पत्नी जो है वो उपवास किया है, अगर व्रत किया है तो थक गई है, तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखते होंगे। बिल्कुल रखते ही होंगे। और केवल आज क्यों, कल से जो चल रही होगी ना फरमाइश, जी जी, बाजार से ये ला दीजिए, सिंघाड़ा ला दीजिए, खीर बनना है तो ये है, पुआ बनना है, क्या क्या बनना है, जो भी बनना है, उन सब की चीज की जो तैयारी होती है हमारे भाई बंधु करते हैं, और बहुत सारी हमारी बहनें खुद भी करती हैं। करवा चौथ महिलाओं का प्रमुख त्योहार है। ये भारत के जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मनाया जाने वाला पर्व है। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ये पर्व सौभाग्यशाली स्त्रियां मनाती हैं, यानी सुहागिन महिलाएं मनाती हैं। ये व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले 4 बजे से आरंभ हो जाता है, रात में चंद्रमा दर्शन के उपरांत संपूर्ण होता है। देखो सोनाली, यहाँ पर जब शब्द आया सौभाग्यवती और उसके ब्रैकेट में लिखा था सुहागिन, तो इसीलिए थोड़ा जबान जो है लड़खड़ा जाती है, एक बार रुक जाती है कि किसको हम सौभाग्यवती कहें। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर शायद ये थोड़ा ना विषय बहुत गंभीर है बुआ जी। इस विषय पर हम कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे, आज बात करना ठीक नहीं है। लेकिन भाई सौभाग्यशाली सभी हैं, जो सुहागिन है, नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो चंद्रमा की पूजा तो सबको कर लेना चाहिए, आज शाम को, है ना। और व्रत भी कर सकते हैं, व्रत सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं जैसे अभी तुमने कहा ना, चेहरे पे चमक आ जाती है, तो इसके लिए रह लीजिए। और शाम को चंद्रमा की पूजा जरूर करिएगा, क्योंकि इस महीने में चांद की खास पूजा की जाती है। जैसे कार्तिक की जो शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाता है ना, उस दिन महारास की वजह से लोग रास करते हैं, और कहते हैं कि उस दिन सबसे नजदीक होता है पृथ्वी के। और इसके बाद जो होता है ना कि धीरे धीरे जब सर्दी बढ़ती है तो चांदनी में लोग बैठते नहीं है। तो इस समय तक जितना आप आनंद ले सके चांदनी का ले लीजिए। और छत के ऊपर चांद की रोशनी में बैठना, लोगों के साथ बातचीत करना, उसका अलग आनंद कुछ अलग ही होता है ना। बिल्कुल होता है। और आज की जो बात करें तो बहुत सारी चीजें जो हैं, हमारे साथी ने लिखा ना, सूर्योदय से पहले से शुरू हो जाती हैं। तो क्या करती हैं हमारी बहनें? और
सरगी दी जाती है। जो सासू माँ होती है वो अपनी बहुओं को सरगी देती है। वो सरगी खा लेती है, सुबह उठ के उसका सेवन कर लेती है। हाँ। ताकि दिन भर उन्हें जो है शक्ति मिलती रहे उससे। बिल्कुल। और साथ ही इसके पहले भी बुआ जी सजधज भी तो होती है, मेहंदी लगवाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल लगवाई जाती है। चूड़ियां पहनी जाती हैं। हमारी साथी लिख रही हैं कि कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि होने के कारण करवा और चौथ को मिलाकर इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह से माँ करवा पहली स्त्री है जिन्होंने अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ व्रत की शुरुआत की। इसके बाद इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी किया था। इस दिन सब सुहागिन निर्जल व्रत रखती हैं और पति की लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना करती हैं। और साथ में तब मजा आता है जबकि चंद्रमा की पूजा होती है, अर्घ्य दिया जाता है और फिर बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है ना कि पति के द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। हमारे साथियों ने बड़ी ढेर सारी जानकारी भी और हमारे पास लिखकर भेजी है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस किस नाम से इसको बुलाया जाता है। तो थोड़ा सा पढ़ दें, बता दें इसको। आधिकारिक नाम लिख रही हैं करवा चौथ, अन्य नाम लिख रहे हैं करक चतुर्थी, संस्कृत में अट्ल तद्दी, तेलुगु में कहा जाता है और अनुयायी भी कहा जाता है, शायद ऐसा लग रहा है। हिंदू, भारतीय प्रवासी, प्रकार, ये इन्होंने और भी कुछ चीजें लिख दी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, उद्देश्य, सौभाग्य, तिथि, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, समान पर्व, संकट चौथ। हाँ, आज संकष्टी चतुर्थी भी है ना। जी जी जी। अहोई अष्टमी इसके बाद भी आती है, कुछ तीज भी होती है। हाँ, तो इतने सारे नाम इन्होंने लिखकर भेजे हैं। जी, याद दिला दिया बहुत सारे और भी त्योहार व्रत। और अब गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। धूप हो, छाया हो, दिन हो
क्या बात है, तेरा मेरा साथ रहे। प्यारा सा ये गीत, तेरा मेरा साथ रहे। इस पर बहुत सारी और भी बातें हमारे साथियों ने बहुत भावुक करने वाली बात लिखकर भेजी है। हमारे एक साथी लिखते हैं, पति पत्नी एक बनाया गया रिश्ता, पहले कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था, अब सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ, पहले अपरिचित, फिर धीरे धीरे होता परिचय, धीरे धीरे होने वाला स्पर्श, फिर नोक झोंक, झगड़े, बोलचाल बंद, कभी जिद, कभी अहम का भाव, फिर धीरे धीरे बनती जाती प्रेम पुष्पों की माला, फिर एक जीवन तृप्तता। वैवाहिक जीवन को परिपक्व होने में समय लगता है, धीरे धीरे जीवन में स्वाद और मिठास आती है, ठीक वैसे ही जैसे अचार जैसे जैसे पुराना होते जाता है उसका स्वाद बढ़ता जाता है। पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी प्रकार जानने समझने लगते हैं, वृक्ष बढ़ता है, बेलाएं फूटती जाती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, रिश्ता और मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे बिना एक दूसरे के अच्छा नहीं लगता, उम्र बढ़ती जाती है, दोनों एक दूसरे पर अधिक आश्रित होते जाते हैं, एक दूसरे के बगैर खालीपन महसूस होने लगता है, फिर धीरे धीरे मन में एक भय का भाव निर्माण होने लगता है कि मैं चली गई तो कैसे जीऊंगा, ये चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी। अपने मन में घुमड़ते इन सवालों के बीच जैसे खुद का स्वतंत्र अस्तित्व दोनों भूल जाते हैं। कैसा अनोखा रिश्ता, कौन कहाँ का, एक बनाया गया रिश्ता पति पत्नी। क्या बात है, कैसा अनोखा रिश्ता, कौन कहाँ का, एक बनाया गया रिश्ता, यह है पति पत्नी का रिश्ता। वाकई ये बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है और इन्होंने पूरी, जैसे कि कहना चाहिए कि विवाह से लेकर पूरी गाथा लिख डाली, पूरा जीवन आंखों के सामने से रेल की तरह चला गया। ऐसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं, करवा चौथ का व्रत, और भी साथियों ने लिखा है कि जो हर सुहागिन महिला अपने पति की स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना करते हुए ये व्रत रखती है। ज्यादातर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्रत रखा जाता है, जबकि हमारे गुजरात में केवड़ा तीज और वट सावित्री का व्रत हर सुहागिन महिलाओं द्वारा रखा जाता है। साल भर में ऐसे कई व्रत महिलाओं द्वारा रखे जाते होंगे, उनके मुकाबले अपनी पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए पुरुषों द्वारा कोई ऐसा व्रत रखा जाता हो ऐसा नहीं सुना, लेकिन इसके लिए हर विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को खुश और स्वस्थ रखने के लिए खुश व्रत हर दिन जरूर रख सकता है। क्या बात है। तो बड़ा प्यारा सा सुझाव आपका। लेकिन ये जो जानकारी इन्होंने लिखी केवड़ा तीज, तो भाई केवड़ा तीज केवल गुजरात में नहीं मनाई जाती है, बल्कि और भी जगह मनाई जाती है। बहुत सारी जगहों पे इसे हरितालिका तीज कहते हैं और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मनाई जाती है और ऐसे ही रखते हैं व्रत, यानी पूरे दिन निर्जल रख के। वट सावित्री भी बहुत सारी जगहों पर मनाया जाता है त्योहार। तो पर इन्होंने जो संदेश लिखा ना बुआ जी, खुश रहने का व्रत, यानी एक दूसरे को खुश रखे, और हम खुश कब रहते हैं, जब हम स्वस्थ रहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है कि ऐसे ही हमारे एक साथी ने इस बारे में एक बात और लिखा है। अच्छा। कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इस बात को साझा करना चाहता हूँ कि 20 वर्ष से मैं भी करवा चौथ का व्रत अपनी पत्नी के साथ रह रहा हूँ। तो भाई आपको सलाम है, आप अभिनंदन के योग्य हैं, अच्छी बात है। और ये है पति पत्नी के मीठे रिश्तों का, जो है ना, कहते हैं संबंधों का की मिठास है। और ये इसीलिए होता है, हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि भाई ये जो है इसीलिए है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। बच्चे भी उस दिन उत्सुक रहते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, शायद कुछ अच्छा खाने के लिए, लेकिन बनता हुआ देखने के लिए भी, है ना? बहुत अच्छा लगता है। और जैसे इन्होंने लिखा, ये तो एक आदर्श पति का उदाहरण है ना। बिल्कुल सही बात है। और खुश व्रत तो सभी रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं, लेकिन तुम जो कह रही थी कि खुश रहने के लिए हमारा स्वस्थ रहना हाँ, स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ हम तभी रहेंगे कि जब हम नियमित शारीरिक जांच कर ले। ऐसा जरूरी है? जरूरी, ठीक ठाक है तब क्या जरूरी है? एक उम्र के बाद में जरूरी है बुआ जी, क्योंकि क्या बताना कब छुपे छुपे रास्ते से कोई हमारे अंदर कोई बीमारी लग जाए। और फिर अनुवांशिकता ऐसी बीमारी है, यानी ऐसी चीज है कि अगर हमारे घर में किसी को डायबिटीज है तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम जागरूक रहे तो उसमें बुराई क्या है ना? बिल्कुल सही बात है। यही तो हम भी कह रहे हैं कि भाई जागरूकता जो है वो सबसे अच्छी इलाज है, कह सकते हैं कि अगर आप जागरूक रहेंगे तो आने से पहले ही रोक देंगे समस्या को। तो लेकिन एक बात है कि ये तो हो गई कि जांच करवाते हैं, जैसे तुमने कहा, एक निश्चित उम्र के बाद। लेकिन जांच अक्सर हम वो भी नहीं करवाते हैं जब डॉक्टर लिख देते हैं, है ना? हाँ। तब भी हम सोचते हैं कि अरे अब ये छोटा सा ये हाथ का ऑपरेशन होना, इन्होंने एक्सरे भी लिख डाला, डायबिटीज के भी टेस्ट लिख डाले और मतलब सब लिखवा डाला, कभी कभी ईसीजी भी लिखवा दिया, पता नहीं क्या है। तो ऐसा नहीं है, आप कभी भी चिकित्सक खर्च की तरफ चला जाता है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। अच्छा, इसलिए तो लेकिन चिकित्सक भाई चिकित्सक है, विशेषज्ञ हैं, तो अगर उन्होंने लिखा है तब तो करवा ही लें। लेकिन हम लोग जो बात करने जा रहे हैं आज के, नियमित जो जांच है वो कैसे करवाएं, क्यों करवाएं? क्योंकि अक्सर तो ये भी होता है, भ्रम की जो बात आती है, लोग कहते हैं कि अरे उनको देखो कुछ नहीं था, अच्छे खासे चल रहे थे, अब उनके बच्चों ने कह दिया नहीं नहीं जांच करवा लो, साल भर में करवाना चाहिए, साल में एक बार, तो उन्होंने 2-4 चीजें निकल आई, न करवाते तो अच्छा रहता।
लेकिन पता चल गया ना। नहीं करवाते तो हो सकता है कि ऐसे समय पता चलता है जबकि बचने की कोई गुंजाइश न रहती है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है ना बुआ जी कि जांच करवाई और उसमें कुछ नहीं निकला, तब भी लोग दुखी हो जाते हैं ना। हाँ, पैसा बर्बाद हो गया ना। हाँ, होता है ना। खुश होने की जरूरत है ना कि चलो अच्छा है कि कुछ नहीं निकला है। पर अरे नहीं, लेकिन अफसोस बहुत होता है कि पैसा बर्बाद हो गया। पर ऐसे नहीं है कि अब कुछ नहीं निकला है तो एकदम आराम से 2-4 साल की निश्चिंत, ये भी बात गलत है कि भाई नहीं निकला है फिर 6 महीने बाद जांच करवा ले, मतलब जब तक ना निकले करवाते रहे, ऐसा क्या? अगर निकल गए ना तो भी अगर क्या है कि थोड़ी मात्रा में हो अगर वो तो जल्दी से कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए नियमित की ये निश्चित करता है, पहले जैसे तुमने कहा कि आनुवांशिक क्या समस्याएं हैं, अगर हमारे परिवार में कुछ ऐसा इतिहास है तो आप तो बहुत ही सजग रहें, लेकिन अगर नहीं है कुछ तो भी 40-50 के बाद तो प्रतिवर्ष सब समग्र जांच करवा लें। मतलब मोटे तौर पर जो होती हैं समस्याएं उनको तो करवा ही लें। हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अक्सर एक नर्स, स्वास्थ्य पेशेवर या स्वास्थ्य देखभाल सहायक आपसे आपकी जीवन शैली और पारिवारिक इतिहास के बारे में कुछ प्रश्न पूछेगा, आपकी ऊंचाई और वजन मापेगा और आपका रक्तचाप लेगा, रक्त परीक्षण करेगा। रक्त परीक्षण या तो आपकी बाह से रक्त के नमूने के साथ जांच से पहले लिया जाएगा या जांच के समय किया जाएगा। तो ये हो गई जांच की बात, इन्होंने जानकारी दी है। हाँ, तो वजन पूछ लिया है तो सही सही बताना है ऐसा? अरे वो देख के समझ जाते हैं, आप झूठ बोलेंगे तो वो पकड़ ही लेंगे, और क्या। एक साथ ये भी लिखते हैं कि नियमित शारीरिक जांच, शरीर क्षरणशील है, उसके क्षरणशीलता की दर को कम करते रहने के लिए नियमित शारीरिक जांच आवश्यक है। वैसे शरीर स्वयं ही इस दर के परिवर्तनशीलता पर लक्षण प्रकट किया करता है। विज्ञ से परिचित भी होते ही नहीं अपितु तदनुसार अपनी दिनचर्या में भी परिवर्तन लाते रहते हैं, किंतु अनभिज्ञ के लिए नियमित जांच का ही एकमात्र सहारा है। आज के माहौल में विभिन्न प्रकार की व्याधियां और शरीर को जन्म से ही घेरे रहती है, हमारे शरीर को, फिर अनुवांशिक बीमारियों का तो क्या कहना। ऐसे में नियमित शारीरिक जांच ही एकमात्र विकल्प है। यद्यपि उस जांच पर भी लक्षणों के आधार पर उभर रही व्याधि का अनुमान ही लगाया जा सकता है। ऐसे में नहीं तो कुछ हाँ में आना तो अच्छा है। तो मतलब बात तो सही है कि जांच करवाना ही चाहिए, और कुछ नियमित जांच है उसके लिए तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। कोई तकलीफ नहीं है तो भी करवा लेना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी तकलीफ होती भी है तो भी हम नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। और कभी कभी उम्र का भी होता है ना बुआ जी, कभी कभी क्या उम्र का तो हमेशा ही रहता है। नहीं, लोग सोचते हैं कि अरे मेरी उम्र तो अभी 30-35 ही साल है, मैं क्यों करवाऊं जांच। पर ऐसा है कि सभी कुछ बदल रहा है यहाँ पे, सभी कुछ ना कुछ पहले जैसा नहीं रहा है। तो फिर इसमें क्यों हम निश्चिंत हो जाते हैं, है ना। क्योंकि क्या है, हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि भाई मिलावट की बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और करवा ही लें। 40-50 उम्र के बाद अगर शुगर, बीपी, थायराइड है तो समय समय पर चेक करवाते रहें। इस उम्र में आते जाते जीवन के बहुत अनुभव हो जाता है। ग्रेटिट्यूड में रहना, माफ करना, आगे बढ़ते जाना, अपना जीवन अपनी पसंद के अनुसार जीना चालू कर देना चाहिए। खान पान का ध्यान रखना चाहिए, तब डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। यानी हम अगर जागरूक रहेंगे तो डॉक्टर के पास कम जाने की जरूरत पड़ेगी। और अब गाना सुन लेते हैं। अरे वाह, क्या बात। समझाना, लिखा है तेरी आंखों में कितना अफसाना। जवाब था किसी तमन्ना का,
समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। जो कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों। अरे जो कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों। थोड़ा सा हसीनों का सहारा लेके चलना है मेरी आदत रोजाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। अरे ओ यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। दिल को तेरे को हम खाकर तुझे को हमने पहचाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। तो भाई ये गीत ये भी याद दिलाता है कि आंखों से भी लोग पहले समझ जाते थे कि इनकी क्या क्या तबीयत गड़बड़ है, कहाँ कहाँ दिक्कत है, और फिर जांच करवाई जाती थी। लेकिन बहुत सारे पहले वैद्य तो आंख देखकर, जीभ देखकर, दांत देखकर, नाखून देखकर बता देते थे, जांच वही हो जाती थी। हाँ, वही पता चल जाता था कि नाखूनों का रंग अलग है या आंखों का रंग अलग है, तो उससे क्या समस्या है, लिवर बढ़ा हुआ है, नहीं बढ़ा हुआ है, पेट खराब है, मतलब सारी चीजें लगभग पता चल जाती थी। लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि कुछ तो मूलभूत जो जांच उसको तो करवा ही लेना चाहिए, बुनियादी जो जांच है हर 6 महीने पर करवा लेना चाहिए। तो लगभग हमारे सभी साथियों ने ये लिखकर भेजा है कि जांच जरूरी है, करवाना चाहिए। और खासकर जैसे शुगर की बीमारी है, तो डायबिटीज है, तो अभी त्योहारों का मौसम है, खाना पीना पहले करवाएं बाद में करवाएं? पहले भी करवा ले तो ज्यादा अच्छा है। तो फिर बाद में भी करवा ले, कितना खाया था सब आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी, साफ एकदम। नहीं, अगर पहले करवा लिया है और कंट्रोल में है तो फिर खुशी खुशी चलो खा सकते हैं कि भाई इतनी नहीं है। फिर बाद में कि चलो खा लिया है तो फिर से कर लेते हैं कि भाई ज्यादा बड़ी तो नहीं। और आप कितना संयम रखना है। यस यस। वैसे बुआ जी, अगर हम ये दिनचर्या है हमारी, इसमें खाते पीते हैं पर थोड़ा सा आधा घंटा अगर हम व्यायाम के लिए समय निकालें, क्या बात है, तो फिर ये कंट्रोल में रहेगी ना कि चलो। ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है ना। देखो कि व्यायाम तो किसी भी हाल में जरूरी है। जो स्वस्थ है उसे भी वो स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए जरूरी है, और जो अस्वस्थ है उसके लिए तो जरूरी है, दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन हमारी बहनों की अगर हम बात करें तो उनके लिए दो जो जांच है वो बराबर करवाते रहना चाहिए उनको। समय समय पर पेप्समियर जो होता है टेस्ट, वो करवाना चाहिए। वो जो होता है ये गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर होने की संभावना रहती है, उससे पता चल जाता है। और मेमोग्राफी भी करवाना चाहिए। ये हमारे बहुत सारे साथियों को नहीं पता है, तो अपनी श्रीमती जी, बहन, माँ जो भी हैं जिनकी उम्र हो गई है, उनका ये टेस्ट जरूर करवाएं, मदद करें। और मेमोग्राफी जो है उससे स्तन कैंसर का पता चलता है। तो ये जांचें बहुत जरूरी हैं। जैसे अक्सर
कैंसर भी जो है ये भी बड़ी छुपी बीमारी है, जी जी, है ना? और वैसे भी जांच की बात चली है तो वैसे भी खुद की भी अपने जांच करे कि अगर शरीर में कोई गांठ नजर आ रही है जिसमें दर्द नहीं है, या फिर ऐसे कुछ हाथ से अपने को फील हो रहा है कि ऐसे नहीं, दबाकर देखें बकायदा अपने शरीर के अंगों को, और बराबर देखें समझे। और एक बात तो है, प्रकृति ने कुछ ऐसा बनाया है कि आपका अपना हाथ खुद ब खुद चला जाता है ना? तो पीठ में भी अगर आपकी छोटी सी फुंसी भी होगी तो भले दर्द नहीं कर रही होगी, आपको अचानक से हाथ जाएगा और लगेगा अरे कुछ यहाँ पर है क्या। तो ये भी बनाया है प्रकृति ने, लेकिन थोड़ा हम सजग रहेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे तभी तो समझ पाएंगे, और स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहेंगे जी। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। क्या लिखा है? बहुत सारी बातें लिखी है हमारे साथी जो है बहुत जागरूक है। लिखा है कि नियमित रूप से शरीर की जांच करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि शरीर में खून, कैल्शियम, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कितनी मात्रा में है, लेकिन साथ साथ कभी अपने व्यक्तित्व का भी जांच कराने की आवश्यकता है ताकि पता चल सके कि आप में दया, करुणा, जिद, मानवता या इंसानियत भी घट रही है। यदि आपकी आदतों में गुस्सा, अकड़, घमंड शामिल है तो शरीर की खून की जांच से भी आपने गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। क्या बात है, वाह, बहुत सही बात लिखकर भेजिए। ये जो अलग विषय है, इस विषय पर हम फिर कभी अच्छे से विस्तार में बातें करेंगे। अभी तो हम फिलहाल जैसे इन्होंने लिखा है कि खून, कैल्शियम भी एक बहुत जरूरी है हमारे शरीर में, और एक उम्र के बाद महिलाओं को बहुत कैल्शियम की कमी महसूस होने लगती है। हल्का हल्का घुटनों में दर्द है तो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, इसे हमें नजरअंदाज नहीं करना है, डॉक्टर को दिखाना है कि शायद कैल्शियम की कमी हो गई होगी, तो डॉक्टर हमें कैल्शियम की गोलियां लिख कर देंगे। जी, हमारे साथी ने यह भी लिखा है कि किडनी की जो समस्या होती है, किडनी से संबंधित जो बीमारी है वो भी बिल्कुल पता नहीं चलती, बहुत चुपके आती है, दबे पांव आ जाती है। ऐसे ही डायबिटीज है, ये भी नहीं पता चलती, पता चल भी जाती है तो उसके बाद भी बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। उसमें तो बराबर आप ऐसे लगता है कि ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक है, लेकिन डायबिटीज जो है वो बहुत खतरनाक है। इसमें कब शुगर लेवल डाउन हो जाता है, बढ़ जाता है, नहीं पता चलता। तो सजग रहें, सजग हम भी हैं क्योंकि अंतराल का समय हो चुका है। तो भाई समय आजकल किसी के पास नहीं है। हम अंतराल के बाद लेकिन फिर से हाजिर हो गए, हमारे पास समय है अभी और समय है बात करने का कि त्योहारों का बदलता स्वरूप। आप भी बहुत सारी बातें बता रहे हैं और भी बताएंगे ही आप, और हम भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे? गाना सुन लेते हैं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क
कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प से कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। तो भाई सब चीज ऐसा लगता है कि पास में है, सब कुछ हमारा है, लेकिन तीज त्योहार के मामले में जब बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ सूनापन लगता है। वो पुरानी यादें हम याद करते हैं ना, यादें याद आती हैं, बहुत याद आती है कि बचपन में कैसे त्योहार हुआ करते थे, और अब त्योहारों का स्वरूप थोड़ा सा दुखद भी है, थोड़ा खुशियां भी देता है। हाँ, ऐसा नहीं, थोड़ा बदलाव होता है तो देखो कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, आपको स्वीकार तो करना पड़ता है। एकदम आप एक सिरे से उसको नकार नहीं सकते कि अरे ये तो बड़ा खराब हो गया। तरीका बदला है, अब चूंकि इतने आधुनिक संसाधन आ गए हैं तो जैसे खाने पीने बनाने में हम लोगों ने बहुत सारी सुविधाएं रखी हुई हैं और उसका मजा भी ले रहे हैं। इस वजह से हम बाकी और काम कर लेते हैं, तो जाहिर है कि तीज त्योहार में भी उस तरह से कि 10 दिन पहले से पूरा एकदम जुटे रहना, पसीना बहाते रहना जरूरी नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी जो है कि हम लोग चाहते हैं कि घर में बने चीजें और ये है ना बुआ जी, ये भी बात है कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि अगर घर में बन रहा है तो वो भी आगे की पीढ़ी में ये जाएगा ना कि उनके भी घर में बनेगा। अगर हमने अगर बाजार से डब्बे लेकर आ गए, मिठाई आ गई हमारे घर में, नमकीन आ गया, बस भर के रख दिया और बस ऐसे कैसे पैकेट पहुंचा दिया लोगों के घर, और हम चले गए घूमने 4 दिन पिकनिक मनाने, तो वो त्योहारों जैसा नहीं लगेगा। तो क्योंकि त्योहार तो ऐसे है ना कि हम 12 महीने में से कुछ ही वक्त हम त्योहार मनाते। पिकनिक तो हम कभी भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, मौसम अच्छा हो तो आप जा सकते हैं। हमारी साथी यही लिख रही हैं कि आज विडंबना है कि समय के साथ लोग शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण त्योहारों को मनाना भूल गए हैं। त्योहारों को नियमों का पालन जिस प्रकार पहले किया जाता था उस तरह आज नहीं होता। आजकल लोग कहते हुए पाए जाते हैं होली तो कल है, फिर 2 दिन की छुट्टी क्यों? और ये बात कहीं न कहीं उदास करने वाली होती है। होली के पहले दिन होलिका दहन होता है जो सही मायने में होली को दर्शाती है। ये एक परंपरा है जो बरसों से चली आ रही है, लेकिन बहुत शहरों में लोग इसे भूल गए हैं। आजकल व्यस्त लोग त्योहार को एक काम, कार्य और औपचारिक रूप से मनाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी त्योहारों के मायने नहीं समझेंगे। हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि सबसे बड़ी बात आज ये हो रही है कि किसी के पास त्योहार मनाने का समय ही नहीं है। जैसे कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, सब मिलजुल कर तैयारियां करते थे, 15 दिन पहले से ही जुट जाते थे। अब एकल परिवार सभी कामकाजी, किसी के पास बाजार जाने का समय नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, वो जो मेले का मजा, बाजारों की रौनक, वो जाने सब खो गई है। बच्चे बाहर सब फोन पर बातें करते हैं, आने का टाइम ही मिला तो इधर आए उधर गए। ये बात बिल्कुल सही। कहने का तात्पर्य है कि फोन पे हैप्पी दिवाली बोल दिया या त्योहारों का या ग्रीटिंग भेज दिया, या फिर अभी तो मोबाइल है, मोबाइल में व्हाट्सएप पे भेज दी शुभकामनाएं, पर जो मिल के गले लगा के जो शुभकामनाएं देने का आनंद है वो कुछ और ही है। तो क्या किया जाए इसके लिए? कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ बीच का रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसमें जैसे कि थोड़ा सा ये एक सुझाव है हमारा, भाई ये व्यक्तिगत धारणा है, आप सहमत हो नहीं हो, लेकिन जैसे कि अभी कुछ खास व्यंजन बनता है, मान लो नमकीन में या कुछ मीठे में खास बनता था और आपको लगता है कि आज उस तरह का वो मिल ही नहीं रहा है बाजार में, तो कम से कम वो बना लीजिए आप।
है ना? हाँ। तो बच्चों को पता चल जाए कि अच्छा ये भी बनता था। हाँ। जैसे हमारे परंपरागत हमारी कुछ ऐसी खास रेसिपी है जो बाजार में नहीं मिलती है। और फिर है ना बुआ जी, एक और बात ये भी है ना कि पहले जब पुराने जमाने में परिवार बड़े हुआ करते थे, उस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे सब चीजें बनती थी। तो जरूरी थोड़ी बननी है, थोड़ी सी बनाइए, बना लीजिए। हाँ, कि ऐसा। और जब थोड़ी सी बनेगी ना, तब फिर डर भी नहीं रहेगा कि अरे बिगड़ जाएगा या इतना वक्त लेगा। थोड़ा सा बनाकर देखिए। और क्या होता है ना कि जब हम बनाते हैं और जो वो अच्छी बन जाती तो इतनी खुशी होती है कि फिर हम बार बार बनाते हैं। अगर हमने ट्राई ही नहीं किया, अगर हमने उसमें देखा ही नहीं कि कैसे बनती है डर के मारे, तो फिर बना ही नहीं सकते। और फिर वो गायब ही हो जाएगी आपके अपने परिवार से। क्योंकि आपने नहीं बनाया तो बच्चे भी नहीं देखेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि बच्चे बहुत व्यस्त हैं, उन्हें कहाँ पड़ी है कि हमने कुछ बनाया, लेकिन आपको नहीं पता वो बीज उनके में पड़ जाता है कि अच्छा रसोई घर में आज ये बना है, तो वो कहीं ना कहीं से सीखेंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है चोरी छुपे आपको उन्होंने देख भी लिया हो कि कैसे बन रहा है, और वो सीख जाएंगे। और खुशबू से पूरा घर जो महक जाता है ना कि चलो आज कुछ अच्छा बेसन भुन रहा है, लड्डू बनने वाले हैं या सेव बनने वाली है, कुछ बन रहा है घर में, तो एक अलग ही ना आनंद का माहौल आ जाता है घर में। बिल्कुल। तो ये तो हो गई पकवान की बात, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रंगोली है या बंधनवार बनाना है। तो बंधनवार जैसे बनाना है तो ठीक है, आपके यहाँ 4 दरवाजे हैं तो कम से कम 1-2 का तो आप बना लीजिए, जैसे कि अशोक की पत्ती का, आम की पत्ती का या फूलों का, जैसा भी आपको लगता है जी, है ना, वो बनाइए जरूर जी। और उसमें बच्चों को भी साथ लीजिए कि इस तरह से बनाते हैं, मोटी सुई के साथ में बनाते हैं वो, या फिर रंगोली बनाना है तो ठीक है कि अब नहीं, पहले जैसे नहीं बनाने आती, पर बाजार में बहुत सारे सांचे मिलते हैं, उन सांचों के माध्यम से बना लीजिए, पर बनाइए जरूर रंगोली। क्या बात है। और उसमें जो छोटे बच्चे हैं उनको भी रंगों को भरने दीजिए, थोड़ा सा अनगढ़ होगा, बहुत उतना व्यवस्थित नहीं होगा जैसा आप चाह रहे होंगे, बिल्कुल परफेक्ट की लाइन से बाहर ना हो, तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छा लगेगा कि हाँ किसी बच्चे ने बनाया है, और ऐसे ही बच्चे सीखेंगे। अच्छा सोनाली बिटिया, एक बात है कि हम लोग ने अभी कार्यक्रम में भी बात की थी कि खेल खेल में शिक्षा कैसे मिलती है जी। तो उसके लिए तो हम बड़ा प्रयोजन करते हैं कि अच्छा ये वाला खिलौना लाओ, बच्चा कुछ सीख जाएगा। लेकिन त्योहारों से नहीं सीखते क्या? त्योहारों से भी सीख सकते हैं, बल्कि त्योहारों से ही सीखते हैं ना। खुशी खुशी सीखेंगे, खुशी मिठाई खाते हुए सीखेंगे। उन्हें इतना आनंद होगा कि वो बार बार बोलेंगे कि हमें इसी अंदाज में सिखाइए। हमें बहुत अच्छा लगा ये आपका अंदाज कि त्योहारों के माध्यम से जो फिर वो कुकिंग हो या फिर ड्राइंग या क्राफ्ट हो या कुछ भी हो, उसमें इतने खुश होंगे बच्चे और बोलेंगे कि नहीं इसी अंदाज में हमें सिखाइए। तो ऐसे ही क्राफ्ट की भी बात हो गई। क्राफ्ट बहुत सारे हद तक सीख सकते हैं, जैसे वंदनवार जो है वो अलग अलग ढंग से बनता है। बचे हुए शादी के जो कार्ड होते हैं उनसे भी बनाए जाते हैं, तो वो कुछ उसमें भी कुछ सृजनशीलता होती है, कल्पनाशीलता होती है, वो बच्चे सीख सकते हैं, विकसित हो जाती है उनकी। जैसे पुराने, जैसे आपने बात की अभी की शादी के जो कार्ड है उसे काट करके उसे ग्रीटिंग बना सकते हैं बच्चे, उसमें कलरिंग करके पेंटिंग करके उसे दे सकते हैं। जब दादी को देंगे, नानी को देंगे तो कितनी खुश होगी दादी, खुशी होगी कि कितने प्यारे अंदाज से हमारे पोते ने इतना प्यारा हमें तोहफा दिया है ना। जी हाँ। अच्छा एक बात और है, जैसे कि घर की जैसे डाइनिंग टेबल है उसपे जो नैपकिन्स रखते हैं उसको तरह तरह से सजाना, तो वो घर में आप जरूर त्योहार मनाएं। और जो कहा जाता था कि घर में दिया नहीं जलेगा क्या, वो बना कर रखिए कहीं ना कहीं। क्योंकि अक्सर हमारे साथियों ने भी इस बात को साझा किया है कि लोग चले जाते हैं कहीं क्लब में या 2-3 दिन के लिए रिसोर्ट में चले जाते हैं और कहते हैं कि अरे घर में कौन रहेगा, बनाएगा करेगा, चलो वहीं चलते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा इन्हें दुखी कर जाता है। तो घर में रहिए, घर में बुलाइए लोगों को, एक दूसरे के घर में जाइए, इस बहाने से मिल ले, क्योंकि वैसे तो किसी के पास वक्त नहीं है एक दूसरे के घर जाने के लिए, तो त्योहारों के माध्यम से एक दूसरे के घर जा सकते हैं, मिल सकते हैं। अच्छा एक बात और है कि कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं कि दीवारें बोलती हैं, दीवारें सुनती हैं, तो दीवारों के भी कान होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये घर संवेदनशील नहीं होते हैं, वो दुखी नहीं होते कि हमको सब लोग छोड़कर जिस सदस्यों को हमने यहाँ पर प्रश्रय दिया, सुकून की नींद दी, सुरक्षा दिया है, वो इस त्योहार में बिल्कुल हमारे घर में, मतलब हमारे यहाँ कालीमा छोड़कर कहीं चले गए, है ना। दुख वो इंतजार करते होंगे ना कि ये चहक, ये खुशबू यहाँ पर भी होनी चाहिए। और जब कभी अगली बार बाहर से आए तो घर की दीवारों की तरफ जरूर देखिएगा, वो उदास नजर आएंगे, है जी। तब आपको महसूस होगा कि घर में त्योहार मनाना कितना जरूरी है। और अब गीत सुन लेते हैं जी। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली, आवो ना तरसावो ना, आवो ना तरसावो ना, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली।
रात बनी, रात बनी। तेरी मेहंदी लेकर दिन उगा, दिन उगा। तेरी बोली सुनकर सुर जगे, सुर जगे। तेरी खुशबू लेकर फूल खिला, फूल खिला। जान मन तू है कहाँ, ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी शर्मिली। तेरी राहों से गुजरे जब से हम, जब से हम। मुझे मेरी डगर तक याद नहीं, याद नहीं। तुझे देखा जब से दिल रुबा, दिल रुबा। मुझे मेरा घर तक याद नहीं, याद नहीं। जान मन तू है कहाँ, ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी शर्मिली। ओ नीरज नैना आजरा, आजरा। तेरी लाज का घूंघट खोल दूं, खोल दूं। तेरे आंचल पर कोई गीत लिखूं, गीत लिखूं। तेरे होठों में अमृत घोल दूं, घोल दूं। जान मन तू है कहाँ, ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी शर्मिली। आवना तरसावना, आवना तरसावना। ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी शर्मिली। भाई ये मौसम जो होता है त्योहारों पर, वही सामग्री हम खाते हैं जो किसान इस समय उपजाते हैं जी। तो चावल आता है नया, थोड़ा लिसलिसा सा होता है, और उड़द की दाल भी आती है। कुछ लोग बेसन से बनाते हैं, चने की दाल से बनाते हैं, लेकिन फिलहाल पहले हम केवल चावल वाला फरा बताते हैं। फरा आज के दिन जरूर बनता है बहुत सारी जगहों पर। तो इसमें क्या है कि 2 कप चावल का आटा चाहिए, आधा कप पका हुआ चावल चाहिए। ये वैसे आप चाहे तो आज के दिन तो नहीं, लेकिन वैसे बचे हुए चावल से भी बना सकती हैं दूसरे दिन। पानी चाहिए आटा गूंथने के लिए, और 1 चम्मच तेल चाहिए, आधा चम्मच सरसों का दाना चाहिए, 1 बड़े चम्मच सफेद तिल, 2 हरी मिर्च चाहिए जो तिरछी काट ली जाए, और 8-10 कड़ी पत्ता चाहिए। तो बड़े से बाउल में चावल का आटा और पका हुआ चावल में नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा नरम आटा गूंथ लीजिए उसको। ठीक है, इस गूंथे हुए आटे से फरा बनाएंगे। इसके लिए हाथ में तेल लगा लीजिए, और जैसे कि लोई के लिए हम लोग लंबे लंबे वो नहीं बनाते हैं, बेलन जैसे आकार का, तो उसका सिलेंडर की तरह बना लें और उसको रोल कर लें। फिर लंबे लंबे जब रोल तैयार कर लेंगे तो उसके बाद उसको स्टीम करना है। इसके लिए गैस चालू करके बर्तन में पानी डाल के गर्म करके रख दीजिए, ढक कर रख दीजिए पानी में, जल्दी उबाल आ जाएगा। अब छलनी को जिसमें फरा को स्टीम करके तेल लगाकर ग्रीस कर लिया है, सारे फरे डाल दीजिए। पानी में उबाल आने पर छलनी को बर्तन में रखकर ढक दीजिए, मध्यम आंच में करीब 15 मिनट पका लीजिए। 15 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे, फरा पक गया है, छलनी नीचे से उतार लीजिए। अब जब ठंडा हो जाएगा तब इसको थोड़ा, अगर आपने लंबा लंबा बनाया तो तिरछा तिरछा काट लीजिए, तो बड़ा सुंदर बनेगा। नहीं तो आप छोटे छोटे भी खुद भी छोटे ही बना सकती हैं। जैसे अक्सर होता है ना, मछली बनाते हैं तो बड़ी सी पूड़ी बेल ली, काट लिया, और नहीं तो छोटे छोटे बेला, तो वही है। फिर तड़का लगाना है अब इसमें। इसके बाद गैस को चालू करके कढ़ाई में तेल डाल लीजिए, गरम करके। तेल गर्म होने पर सरसों डाल दीजिए, मतलब दाने उसके चटकने लगे तो तिल डाल दीजिए सफेद वाली, और कुछ सेकंड भुन जाए। अब कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डाल दीजिए, चुटकी भर नमक डाल दें, और फिर इसमें सारा फरा डाल दीजिए, हल्के हल्के हाथों से चलाइए।
तड़का लग गया, अच्छा लगेगा। इसके बाद हरी चटनी के साथ इसे आप खा सकते हैं। लेकिन भरा हुआ भी फरा बनता है, ये हम बताएंगे, लेकिन ये आज का बड़ा खास व्यंजन है। और हमारी एक सखी ने कुरकुरी मटरी इसकी व्यंजन विधि लिखकर भेजी है। सामग्री: मैदा 250 ग्राम, 10 ग्राम कलौंजी, 5 ग्राम काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, तलने के लिए मोयन और देसी घी। तो उन्होंने कहा है कि विधि: सबसे पहले मैदा और नमक को मिलाकर छान ले, उसमें 2 बड़े चम्मच घी का मोयन देकर दरदरी पिसी काली मिर्च, कलौंजी मिलाकर कड़ा आटा गूंथ ले, फिर थोड़ी देर बाद गीले कपड़े से ढककर रखे। अब मैदे की छोटी छोटी पूरियां बनाएं और उन्हें त्रिकोणी मोड़ दे और ऊपर एक एक काली मिर्च लगाए। सभी मठरियां तैयार होने के बाद गरम घी में धीमी आंच पर सुनहरी होने तक तल ले। ठंडी होने पर एयर टाइट डिब्बे में भर कर रखिए। ये मठरी 10-15 दिनों तक खराब नहीं होगी। क्या बात है। और ये काली मिर्च वाली जो मठरी होती है वाकई बहुत स्वादिष्ट होती है, मजा आ जाता है बहुत। और अभी आगे दिवाली का त्योहार है तो हमारी सखियां भी बनाएंगी और बताएंगी कि कैसी लगी है मटरी जी। और ये जो भरे वाले फरे की बात कर रहे हैं तो चावल का आटा चाहिए इसके लिए 250 ग्राम, उड़द की दाल 100 ग्राम करीब चाहिए, चना दाल 50 ग्राम ले लें यानी उसकी आधी, हरी मिर्च अपने हिसाब से ले लें 4 कटी हुई, अदरक का पेस्ट चाहिए, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर, जीरा, सरसों के दाने और घी 1 टेबलस्पून और तेल 1 टेबलस्पून, हरा धनिया 2 टेबलस्पून कटा हुआ, स्वाद हिसाब से नमक। और फरा बनाने के लिए किसी पैन में 1 कप पानी, 2 टेबलस्पून घी और आधा टेबलस्पून नमक डालकर पानी को उबाल लीजिए। पानी को नीचे उतारेंगे, ठंडा कर लेंगे और इसमें नीचे उतार लें और इसमें चावल का आटा डाल के मिला दें, थोड़ी देर ढककर रख दीजिए। चना और उड़द दाल को रात में पहले ही हमने भिगो लिया है। 4-5 घंटे जब भीग जाए तो पानी निकाल कर दरदरा पीस लें, इसको बहुत बारीक नहीं पीसना है। अब दाल में कटी हुई हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च सब मसाला मिला लीजिए और फरा में भरने वाली ये दाल की स्टफिंग है। अच्छा। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग लहसुन भी डालते हैं, अगर आपको लहसुन पसंद है तो लहसुन भी आप डाल सकती हैं। अब चावल के आटे को घी लगाकर थोड़ा चिकना कर लीजिएगा, जरूरत लगे तो थोड़ा पानी भी आप डाल सकती हैं इसमें। आटे से छोटी छोटी लोइयां बनाकर पूरी जैसी बेल लें, किनारे फट जाए तो इसे गोल बर्तन से काट लीजिए या अपने हाथ से उसको संभाल लीजिए। अब इसमें दाल की स्टफिंग भर लें और आधे से मोड़कर इसको चिपका दीजिए, जैसे गुजिया बनती है ना वैसे इसको करना है। फिर सारे फरे अब तैयार हो गया। पैन में पानी भरकर उबाल लीजिए और ऊपर स्टीमर में फरा को पकने के लिए रख दीजिए। धीमी आंच में ढककर भाप में पकाएं। तैयार फरा तो ऐसे ही हरी चटनी के साथ खा सकते हैं और चाहे तो इसको काट कर घी, जीरे और जैसे सरसों और हरी मिर्च डाल के तड़का भी लगा सकते हैं। कुछ लोग तो डीप फ्राई कर देते हैं उसके बाद, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो वैसे कर देखा जाए तो मतलब भाप में पका हुआ ये बहुत स्वादिष्ट भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी है, कहीं इसमें ज्यादा ऑयल नहीं है। गाना सुन लेते हैं, स्वास्थ्यवर्धक गाना। बिल्कुल। जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में, रेशमी दुपट्टा फेंका पीन के हुलारे में, मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में, कौन सा बनाया न बहाना बहाना बहाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मरदी है।
ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना, जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना 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 है, जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते ओ मरदी है, के ओ मैनू प्यार करती है। अब एक और बहुत अच्छी रेसिपी हमारी एक सखी ने लिख कर भेजी। तुम पहले ही कैसे कह सकती हो अच्छी है, पहले बताओ। पढ़ के ऐसा लग रहा है बुआ जी अच्छी बनेगी। सिंगाड़े की मीठी बूंदी। ओहो क्या बात है। 200 ग्राम सिंगाड़े का आटा और 1 लीटर दूध को गाढ़ा करके उसमें 250 से 300 ग्राम कर ले और ठंडा होने पर आटे को मिलाकर बूंदी के लिए ज्यादा पतला ना गाढ़ा गोल बनाकर घी में तेज और मध्यम आंच पर तल ले, और फिर आधी कटोरी शक्कर की 1.5 तार की चाशनी बनाकर उसमें वो डाल दे बूंदी। अब इलायची डाले और या ना डाले, और गर्म ये ठंडी उपवास में भी कैसे भी खा सकते हैं, यानी उपवास में भी खा सकते हैं, अगर उपवास नहीं है तो भी खा सकते हैं। तो मतलब आटे की जो सिंघाड़े का आटा है उन्होंने दूध में घोल के और उसकी बूंदी बना ले, छोटी छोटी पकौड़ियां बना ले कहना चाहिए। पकौड़ी बना सकते हैं या फिर झारे के माध्यम से। हाँ तो झारे के माध्यम से ना, हाँ वही हमारा मतलब था। हाँ बना लेंगे, उसका चाशनी में डाल लीजिए तो बहुत स्वादिष्ट होगा और अलग तरीके का होगा। फिलहाल गीत जो सुनेंगे वो भी कुछ मीठा मीठा होगा, मीठा मीठा गाना सुन लेते हैं। ये तन्हाई हाय रे हाय जाने फिर आए ना आए, सामने बाहें, ये तन्हाई हाय रे हाय जाने फिर आए ना आए, सामने बाहें। बहुत प्यारा गीत। तो इसी के साथ आज क्या हो रहा है? इसी के साथ इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक और बुआ का नमस्कार।
सखी सहेली। सखी सहेली।